फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी में कुछ नई टर्म्स यूज होती हैं. Let us try to understand what is the real meaning of those terms. First is libido. The term used in psychoanalytical theory to describe the energy created by the survival and sexual instinct. तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो फ्राइड ने दी है उसमें लिबिडो वर्ड का जो मतलब है वो लिया जाता है सर्वाइवल एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से पैदा होने वाली एनर्जी से. आम भाषा में लिबिडो को सिर्फ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन साइकोएनालिटिकल थ्योरी में ये वो एनर्जी है विच इज रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स. So it is more of a mental energy which is related to our survival. According to Sigmund Freud, the libido is part of the id and is the driving force of all behavior. id यानी हमारी पर्सनालिटी का वो कंपोनेंट जो कि अनकॉन्शियस के साथ रिलेटेड है. तो उसके साथ रिलेटेड जो हमारी जो मेंटल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज लिबिडो. और यही वो एनर्जी है, यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे बिहेवियर को इंस्टिगेट करती है. हमारे बिहेवियर को ड्राइव करने वाली जो एनर्जी है दैट इज लिबिडो. फ्राइड बिलीव दैट द ह्यूमन साइकी इज सब्जेक्ट टू टू कॉन्फ्लिक्टिंग ड्राइव. फ्राइड मानते थे कि जो इंसान का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है उसको दो तरह की ड्राइव जो है कंट्रोल करती हैं, दो तरह की एनर्जीज कंट्रोल करती हैं. एक है लाइफ ड्राइव जिसको उन्होंने लिबिडो कहा और इसी को इरोज कहा जाता है. एंड सेकंड इज डेथ ड्राइव जिसको थैनोटस कहा जाता है. दूसरी कॉमन टर्म है एरोजेनस जोन. The libido was focused on different erogenous zones at specific stages. Specific stages यानी डेवलपमेंट की वो 5 स्टेजेस जिसके बारे में हमने बात करी थी, यानी जो ओरल एनल इस तरह की जो 5 स्टेजेस बताई गई हैं रिलेटेड टू दोज 5 स्टेजेस. जो मेंटल एनर्जी है वो बॉडी के डिफरेंट जोन्स में या डिफरेंट पार्ट्स में फोकस होती है और किसी स्पेसिफिक स्टेज पे, स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेज पे मेंटल एनर्जी बॉडी के किस जोन के ऊपर फोकस्ड है दैट इज कॉल्ड एज द एरोजेनस जोन. He believed that all human beings pass through a series of psychosexual stages. Psychosexual stages मतलब those 5 stages which we have already discussed. Every stage is dominated by the development of sensitivity in particular pleasure giving spot which he calls as the erogenous zone of the body. तो erogenous zone उन parts of body को कहा गया है जहां पर किसी स्पेसिफिक स्टेज में जो लाइफ एनर्जी है दैट इज फोकस्ड. ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. इसको जो फ्राइड थ्योरी है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनमें ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डेवलप होता है. ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इट इज मोर रिलेटेड टू बॉयज एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज मोर रिलेटेड टू गर्ल्स. इन बॉयज लीड टू कंपटीशन विद फादर एंड लविंग रिलेशनशिप विद देयर मदर. यानी जो फ्राइड हैं उनका ये मानना था कि एक स्टेज में जो लड़के हैं उनका अपने फादर के साथ एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है एंड दे गेट मोर लविंग टुवर्ड्स देयर मदर. और गर्ल्स में उनका जो है कंपटीशन विद मदर हो जाता है एंड दे डेवलप इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट विद देयर फादर. तो इस कॉम्प्लेक्स को उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से डिफाइन किया है. लेटर ऑन व्हेन द डेवलपमेंट टेक प्लेस और अगली डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाते हैं देन इट अलाउज चाइल्ड टू आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स पेरेंट्स. तो धीरे धीरे एक स्टेज आती है जिसमें ये कंपटीशन डेवलप हो जाता है. उसके बाद जो बॉयज हैं दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक फादर्स एंड मदर्स एंड गर्ल्स दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक मदर्स. तो इस डेवलपमेंट के जो पैटर्न को उन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से डिफाइन किया है. नेक्स्ट इज फिक्सेशन. अब हमने पढ़ा था कि पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो.
और ये जो इड ईगो और सुपर ईगो हैं, इन तीनों में हर समय एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, राइट? क्योंकि इड जो है इट इज मोर रिलेटेड टू द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ईगो सप्रेसेस इड, एंड ईगो इट इज रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। तो ये जो कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन इड ईगो एंड सुपर ईगो है, that leads to conflict। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेज में कोई इंडिविजुअल इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता, देन failing to resolve the conflicts of a particular stage or failure to progress through a stage can result in fixation at the point of development। हमने ये पढ़ा था कि जो developmental stages हैं they are sequential, one has to progress from initial stage to the next stage, और हर स्टेज के ऊपर उसको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो में। During development, individual has to make a compromise between id and superego and resolve his ego। अगर वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरा सॉल्व नहीं कर पाता, रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो द इंडिविजुअल इट गेट्स फिक्स्ड इन दैट स्टेज। तो एक तरह से उसका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है दैट गेट्स फिक्स्ड। दिस इज रेफर्ड टू एज फिक्सेशन। Freud believed fixation have an influence on adult behavior। अब अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो एक लोअर डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर फिक्स हो गया है तो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट विल स्टॉप देयर, बट हिज chronological age will keep on advancing, so he will become an adult, but his behavior will be influenced by the psychological stage where he is stuck up। Individuals who enjoy the pleasure of a given stage might not be willing to move on to the later stage। अब ये जो फिक्सेशन है ये दोनों कारणों से हो सकता है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पा रहा तो भी फिक्सेशन हो सकता है, और दूसरा उन्होंने कारण बताया कि अगर उनको उस स्टेज में कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस फिक्सेशन के कारण या उस स्टेज के कारण, उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, so because of that also, because the individual will start gaining pleasure out of that particular psychological stage, so then also he may not improve to next stage। तो इंडिविजुअल जिनको ऐसा कुछ इंजॉयमेंट मिल जाता है, कुछ प्लेजर मिल जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेज में, दे ऑल्सो फेल टू प्रोग्रेस टू नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज। Fixation is a tendency to stay at a particular stage। In very simple words, fixation को हम define करते हैं कि fixation क्या है, ये एक tendency है to stay at a particular stage। कौन सी particular stage? Particular stage हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं developmental stage की। तो अगर कोई individual due to certain benefits या due to inability to resolve the conflict of a particular stage, अगर वो आगे प्रोग्रेस करना बंद कर देता है, his personality gets fixed in that stage, that will be named as fixation। Next is defense mechanism। Defense mechanism is an unconscious psychological mechanism that reduces anxiety arising from unacceptable or potentially harmful stimuli। हमने पढ़ा कि जो इड है ये हमारा अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं। अब ये जो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं ये सुपर ईगो से कंट्रोल होती हैं, और अगर हमारी जो इड की जो इच्छाएं हैं ये सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं या हार्मफुल हैं, लेकिन हम इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो अगर हम उन इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाते देन इट कॉजेज एंग्जाइटी। उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए जो हमारा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो इन इच्छाओं के पूरे ना होने से पैदा होने वाली एंग्जाइटी को कम करता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिफेंस मैकेनिज्म। यानी आसान शब्दों में कहें तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि हमारी ऐसी इच्छाएं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं या हार्मफुल हैं
उनके पूरा ना होने से जो एंजाइटी क्रिएट होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। These processes that manipulate, deny, or distort reality to protect the mind, self, or ego from anxiety or social sanctions, or to provide a refuge from a situation with which one cannot currently cope. यानी ऐसा प्रोसेस जो मैनिपुलेट कर देता है या मना कर देता है या रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, ताकि हमारा जो ईगो है वो एंग्जाइटी से बचा रहे या सोशल सैंक्शन से बचा रहे, या जिससे हम ऐसी सिचुएशन से बच जाएं जिसके साथ हम फिलहाल कोप नहीं कर पा रहे। तो ऐसे जो मैकेनिज्म्स हैं दे आर कॉल्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म। साइकोलॉजिकली कई सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हमारी साइकी में ऑपरेट करते हैं। वन इज रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? जब कोई फीलिंग को छुपा लिया जाता है, यानी कोई ऐसी फीलिंग है जो कि अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमारे माइंड में है लेकिन वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, देन दैट फीलिंग में बी हिडन। That is called as repression. Second mechanism is regression. Regression is falling back into early stages of mental or physical development, which is seen as less demanding and safer. अगर कोई ऐसी इच्छा है जो कि उस स्टेज के साथ मैच नहीं करती, साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, then a person may fall into a previous mental or physical state. That will be called as regression. Third is projection. Projection is possessing a feeling that is deemed as socially unacceptable, and instead of facing it, that feeling or unconscious urge is seen in action of other people. यानी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी फीलिंग है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बजाय कि हम उसको अपने में देखें, हम उस फीलिंग को या उस अर्ज को वी सी इट इन एक्शन ऑफ अदर पीपल। वी सी that it is not we who are doing it, it is not I who is doing it, it is someone else who is doing it. नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है इन विच एन इंडिविजुअल एक्ट इन ए ऑपोजिट वे। यानी जो आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करना चाहते हैं आप उसके ऑपोजिटली बिहेव करते हैं और ऑफन एग्जैसरेटेड एंड ऑब्सेसिव वे में क्रिएट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, A wife who is infatuated with the man, यानी अगर कोई वाइफ है वो किसी और पुरुष को प्यार करती है तो उस इच्छा को छुपाने के लिए she shows more affection and more love towards his husband. तो दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसमें वो एग्जैक्टली उस चीज का ऑपोजिट करती है जो कि उसकी एक्चुअल फीलिंग है। नेक्स्ट इज sublimation. Sublimation is seen as the most acceptable of the mechanism and expression of anxiety in socially acceptable way. यानी जिस तरह से आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं आप उस तरह से नहीं कर पाते, तो उसकी बजाय हम उस इच्छा को उस तरह से पूरा करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। यानी अगर महिला कोई है वो नाचना चाहती है लेकिन सोसाइटी में अगर वो नाच नहीं सकती, देन शी कैन गो एंड डांस इन ए टेम्पल, she can dance to the tune of some religious song. That kind of defense mechanism is sublimation. यानी आप अपनी इच्छा को पूरा करते हैं लेकिन आप अपनी इच्छा को एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में पूरा करते हैं। So these all are different defense mechanism जिससे हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। So this is all about the Freudian theory.
फ्रेडियन थ्योरी के जो मेन की पॉइंट्स है जिसको हम याद रख सकते हैं, दैट इज दैट अर्ली एक्सपीरियंसेस प्ले द ग्रेटेस्ट रोल इन शेपिंग डेवलपमेंट। यानी जो अर्ली लाइफ यानी बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका हमारी डेवलपमेंट में, हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल होता है। पर्सनैलिटी इज लार्जली सेट इन स्टोन बाय द एज ऑफ 5। अब इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि फ्रेडियन थ्योरी क्या कहती है कि जो पर्सनैलिटी है वो 5 साल की उम्र तक सेट इन स्टोन मतलब फिक्स हो जाती है, बन जाती है। बच्चे ने जो भी बनना है उसकी पर्सनैलिटी 5 साल तक फिक्स हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट नोन ग्रैंड थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी ये जो फ्रेडियन थ्योरी है ये बहुत पुरानी थ्योरी है, बेस्ट नोन थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, और ये कई नई थ्योरीज का बेस बनी। बाद में हम पढ़ेंगे नियो फ्रेडियन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेड के कुछ जो पोस्टुलेट्स से अगर किसी को वो पसंद नहीं आए तो उसमें कैसे डेवलप होके नई डेवलपमेंट की थ्योरीज डेवलप हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, यू मे सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू मे सबमिट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन।